हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर और उसके टाइप्स के बारे में, उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। वो वेक्टर बेटे जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या उसका कोई एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जो किसी भी बॉडी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के किस मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, किस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन आप कह सकते हैं, लीनियर मोशन आप कह सकते हैं। जो वेक्टर्स किसी भी बॉडी के लीनियर मोशन को, ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, हम उन वेक्टर्स को क्या बोल देते हैं, पोलर वेक्टर्स बोल देते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से जानते हैं कि पोलर वेक्टर्स हम किन वेक्टर्स को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे यहां था, और मान लीजिए कुछ टाइम बीतने के बाद वो वेक्टर कहां पाया गया, वो ऑब्जेक्ट कहां पाया गया बेटे? यहां पाया गया। तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की क्या है बेटे? फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले वेक्टर को क्या बोल देते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। हमने क्या देखा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कि इसका एक फिक्स क्या है बेटे? स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और इसका एक फिक्स क्या है? एंडिंग पॉइंट भी है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ले लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बी ऑब्जेक्ट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां से चलना स्टार्ट करता है और कुछ समय बाद कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। तो ये वेक्टर कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे वेलोसिटी वेक्टर को। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इससे इन वेलोसिटी वेक्टर को हम कौन से वेक्टर्स में कंसीडर करते हैं? पोलर वेक्टर्स में कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास यहां रखा है एक ऑब्जेक्ट, और मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। तो क्या बेटे फोर्स का एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है? जी हाँ, बिल्कुल एक इसका फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो हम ऐसे वेक्टर्स को कौन से वेक्टर्स बोलते हैं बेटे? पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं आपको, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वो वेक्टर्स जो किसी भी बॉडी के कौन से मोशन को एक्सप्लेन करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे वेक्टर्स को बेटे हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। आइए सेकंड केस के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोल देता है कि एक्सियल वेक्टर्स के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? एक्सियल वेक्टर्स के बारे में बताइए। एक्सियल वेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो एक्सियल वेक्टर हम किसको बोलेंगे भाई? ये वो वेक्टर होते हैं बेटे जो किसी भी बॉडी के किसको एक्सप्लेन करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट को। किसको एक्सप्लेन करते हैं बेटे? रोटेशनल। किसको एक्सप्लेन करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट, या रोटेशनल क्या बोल सकते हैं बेटे? मोशन बोल सकते हैं। रोटेशनल मोशन को जो वेक्टर्स किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, शो करते हैं, उन वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। ये वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोल दूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए मैं आपको क्या बोल दूं बेटे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दूं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, और कुछ समय बाद ये कहां पहुंच गया बेटे? यहां पहुंच गया। मान लीजिए पॉइंट बी पे पहुंच गया। अगर ये पॉइंट बी पे पहुंच गया तो क्या ये वाला एंगल आपने रोटेट कर दिया बेटे? मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया। ये एंगल आपने रोटेट कर दिया, तो इस एंगल को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा यहाँ क्या है बेटे? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो किसी भी बॉडी के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? रोटेशनल बिहेवियर को या रोटेशनल इफेक्ट को मेरे ख्याल से क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। सब बच्चों को समझ आ गया है? जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी में आपको बोल दूं, क्या बोल दूं मैं आपको? एंगुलर वेलोसिटी आपको बोल दूं
तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटे? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है सब बच्चे बताएंगे? एंगुलर वेलोसिटी इज लाइक कि मान लीजिए ऐसे कोई बॉडी क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मान लीजिए क्या कर रहा है बेटे, रोटेट कर रहा है। और अगर ऐसे वो रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है बेटे, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोगों ने मान लिया, ये ऐसे घूम रहा है मान लीजिए ओमेगा से। ओमेगा किसका सिंबल है बेटे? एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रहा है। इन एक्सियल वेक्टर्स का जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं बेटे, वो किस रूल से दिखाते हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। इट्स राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल बेटे? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में अगर कर्ल कर लेते हैं तो आपका थंब जो है वो आपको किसकी डायरेक्शन शो करेगा बेटे? वो आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को किसकी डायरेक्शन में कर्ल कर लेते हैं बेटे? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी की, तो आपका जो थंब है वो क्या शो करता है आपको? आपका थंब शो करता है आपको एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटे वो किस तरफ हो गया? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो बाहर की तरफ हो गया। और अगर मैं आपको मान लीजिए बोल दूं कि ऑब्जेक्ट ऐसे ना मूव करके कैसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या मेरे को राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना होगा? जी हाँ बिल्कुल। तो इस बारी थंब किस साइड है बेटे? अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन शो हो रही है वो किसकी डायरेक्शन है बेटे? वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे एक्सियल वेक्टर के। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है? जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये था बेटे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा। आइए जानते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अभी हम? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का अपना अलजेब्रा है बेटे, वो आपके सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होते हैं। वेक्टर्स हैव देयर ओन अलजेब्रा। वेक्टर्स का क्या है बेटे? खुद का अपना अलजेब्रा है। वेक्टर्स के अलजेब्रा में हम 3 सेगमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। वेक्टर्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बेटे मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के केस में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या? डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। ये ख्याल रखिएगा सब बच्चे। वेक्टर्स के केस में डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होता है। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे का छोटा सा कारण जान लीजिए आप लोग। क्या? कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? उसके डायरेक्शन की जरूरत हो सकती है। तो डायरेक्शन को हम डायरेक्शन से डिवाइड करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आज तक हमारे सामने नहीं आया है। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि हम वेक्टर्स के अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन डिवीजन नहीं पढ़ेंगे। वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। कि सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए कोई भी 2 वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप उनको कैसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये एक वेक्टर क्या है बेटे? A है। ये क्या है बेटे? एक वेक्टर B है। और आपको क्या काम करना है? आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जो किसके बराबर हो? वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। तो आप इस केस में बेटे क्या काम करेंगे? सीधा
ए के मैग्नीट्यूड के अंदर क्या कर देंगे, बी का मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटे, सेम है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और ये क्या आ गया आपके सामने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरीके से अगर हम मान लें कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और मान लीजिए ये क्या होता, वेक्टर बी होता। अब इस केस में भी मान लीजिए मेरे को क्या फाइंड करना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना था। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और अगर मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड करना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट है। इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ नेट रिजल्टेंट आएगा आपका। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटे, ये क्या आ गया मेरा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए प्लस बी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या आ गया बेटे, नेट रिजल्टेंट आ गया। आपने क्या काम करा, ए वेक्टर के अंदर किसको जोड़ दिया, बी वेक्टर को जोड़ दिया। मतलब सिंपली आपने किया क्या, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया बेटे, सबट्रैक्ट कर दिया, और जो बचा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो आपने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। हम इस तरीके से दो पैरेलल वेक्टर्स को और इस तरीके से दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए अब अगली पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। अगर ऐसा कुछ ना दे करके आपको कुछ अगर ऐसा दिया होता कि मान लीजिए ये क्या है बेटे, एक वेक्टर ए है, मान लीजिए बेटा ये क्या है, एक वेक्टर बी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और समझा देता हूं कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल। मान लीजिए ऐसा करके आपको गिवन है, मान लीजिए आप ऐसा करके आपको गिवन है, तो आपको क्या काम करना है, हमेशा ये देखना है कि दो वेक्टर्स के बीच का जो भी एंगल है वो दो एंगल मिलेंगे आपको। कितने एंगल मिलेंगे, टू एंगल्स। कितने एंगल मिलेंगे बेटा, दो एंगल मिलेंगे। उन दो एंगल में से आपको कौन सा एंगल पिक करना है, जो स्मॉलर है। जो कौन सा है बेटे, स्मॉलर है। स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। क्या ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जब हमें दो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना होता है तो दो वेक्टर्स के बीच में कितने एंगल हो सकते हैं, दो एंगल हो सकते हैं। दोनों एंगल्स में से आपको कौन सा एंगल पिक करना है बेटे, द स्मॉलर वन। कौन सा एंगल बेटे, स्मॉलर वन। जैसे अब हम इसी केस में देख लेते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर को कुछ ऐसे एक्सटेंड कर लूं, या तो ए वेक्टर को आगे कुछ ऐसे एक्सटेंड कर लूं, या फिर मैं क्या काम करूं, बी वेक्टर को अगर मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, बी वेक्टर को अगर मैं क्या कर दूं, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ये वेक्टर बी हो गया, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, मैग्नीट्यूड को नहीं मैंने चेंज किया। ये सेम वेक्टर बी को मैंने यहां से क्या कर लिया बेटे, यहां शिफ्ट कर लिया। देन यू विल सी कि ये एक एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आ गया। ये छोटा एंगल है एज कंपेयर टू कि आप ये वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल कैसा है बेटे, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल कैसा है आपका, छोटा एंगल है। तो आप हमेशा कौन सा एंगल पिक करेंगे बेटा, छोटे वाला एंगल आपको पिक करना है। आप इसका एक रूल भी देख सकते हैं। रूल क्या है कि आपको दोनों वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना होता है, या तो आप उनको अरेंज करिए टेल टू टेल, या फिर आप उन दोनों वेक्टर्स को हमेशा अरेंज करिए हेड टू हेड। नहीं समझ आया मेरे ख्याल से। कैसे अरेंज करना है आपको दोनों वेक्टर्स को हमेशा, या तो उनको टेल टू टेल अरेंज करना है, या फिर कैसे अरेंज करना है, हेड टू हेड अरेंज करना है। और तब आप देखेंगे कि जो दो एंगल मिलेंगे उन दोनों एंगल्स में से आपको कौन सा एंगल पिक करना है बेटे, द स्मॉलर वन। जैसे मैंने आपको यहां बनाया है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, वो कौन सा एंगल होगा बेटे, वो छोटे वाला एंगल होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूं कि कैसे हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा करके आपको वेक्टर ए गिवन है, और मान लीजिए कुछ ऐसा करके आपको क्या गिवन है बेटे, वेक्टर बी गिवन है, और मान लीजिए ये एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री। मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है, तो आपसे पूछा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपसे ऐसा पूछा गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा गया है तो मैंने आपको बताया कि आपको दोनों वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना है बेटे, या तो आपको अरेंज करना है टेल टू टेल, या फिर आपको दोनों वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना है बेटे, हेड टू हेड अरेंज करना है। और
मान लीजिए अब मैं पिछले एग्जांपल में मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट किया था, अब मैं वेक्टर बी को शिफ्ट ना करके किसको शिफ्ट करके दिखाऊंगा आपको, ए वेक्टर को शिफ्ट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया और मान लीजिए मैं इसको वेक्टर ए बना देता हूं, तो ये वाला वेक्टर ए मैंने यहां से शिफ्ट करके यहां बना दिया। अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये एंगल कितना था हमारा 120 डिग्री था, तो ये एंगल बेटे हमारा कितना है 60 डिग्री है। यहां हमने एक और चीज नोट की, क्या चीज नोट की कि हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स को कैसे अरेंज किया है, टेल टू टेल। ये टेल है बी वेक्टर का, यही पॉइंट क्या है, टेल है ए वेक्टर का। पिछले एग्जांपल में हमने दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड ज्वाइन किया था, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया कैसे दो गिवन वेक्टर के बीच में क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा जी। चलिए अब हमने बात किया कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बेटे बी है, और इन दोनों के बीच में आपको कुछ ऐसा करके क्या गिवन है बेटे, ये एक एंगल थीटा गिवन है दोनों के बीच में। तो आप ऐसे दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है बेटे, एक लॉ है जिसको हम डिफाइन करेंगे अभी, विच इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे बेटे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक और लॉ है जिसको अभी हम डिफाइन करेंगे साथ साथ में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम इन दोनों लॉज के बारे में जानेंगे कि क्या दोनों लॉज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में दो लगातार साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड direction by the two regular sides of a triangle, then the closing side of the triangle will represent the resultant of two vectors taken in the opposite order। आप प्लीज ख्याल रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको दो गिवन वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर गिवन है, एक बी वेक्टर गिवन है, ये लगातार दो साइड्स की फॉर्म में गिवन है, कॉन्टिन्यू साइड्स हैं दोनों। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटे वो कौन होगा, वो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगा जब हम उसको किसकी फॉर्म में लेंगे, अपोजिट फॉर्म में लेंगे। तो ये क्लोजिंग साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों वेक्टर्स का सम बेटे क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए मैं क्लोजिंग साइड को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, विच इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। मैं दोबारा से बोलता हूं, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two continuous sides of a triangle, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the triangle which is taken in the opposite order। जिसको कि हमने किस में लिया है बेटे, ऑपोजिट ऑर्डर में। ए का टेल यहां है, ए का हेड यहां है, बी का टेल यहां है, बी का हेड यहां है, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल यहां है, उसका हेड यहां है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में और ट्रायंगल लॉ में क्या डिफरेंस है उसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। किस तरीके से समझ लेंगे जानिए, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा ना गिवन होकर के ऐसा गिवन होता, ये वेक्टर ए है और ये क्या है बेटे, वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच का क्या है, एंगल थीटा। अब हम कह सकते हैं कि यहां की ज्योमेट्री में और यहां की ज्योमेट्री में तो डिफरेंस है भाई। यहां तो लगातार दोनों वेक्टर गिवन थे, लेकिन ये दोनों वेक्टर तो कोइनिशियल वेक्टर हैं, बिकॉज इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कॉमन है, तो दे बोथ आर कॉल्ड व्हाट, कोइनिशियल वेक्टर्स। लेकिन यहां ए और बी वेक्टर को हम क्या नहीं बोल सकते बेटे, कोइनिशियल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, अब यहां भी हमें रिजल्टेंट चाहिए बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेक्टर को शिफ्ट कर लेंगे दूसरी जगह पे। आप वेक्टर के बारे में एक चीज जान लीजिएगा कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, बट आप वेक्टर को क्या नहीं कर सकते बेटे, चेंज नहीं कर सकते। आप
वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्टिंग के दौरान वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इस बात का प्लीज आप ख्याल रखिएगा। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहां ले आता हूं, ये मान लीजिए मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आपका वेक्टर बी। मेरे ख्याल से सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है और डायरेक्शन भी वही है। और अब इसको पैरेललोग्राम, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि हमें किस ज्योमेट्री के साथ चलना है, पैरेललोग्राम के साथ चलना है। तो वेक्टर ए को भी मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। क्या ये पैरेललोग्राम बन गया बेटे, सब लोग देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल पैरेललोग्राम बन गया है। वास्तविकता में होता क्या है, अपने पास वेक्टर्स को ऐड करने का सिर्फ एक ही लॉ होता है जिसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जब भी कोई लगातार दो वेक्टर दिए होते हैं तो हम सीधा क्या यूज करते हैं बेटे, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। और जब भी कोई इनिशियल वेक्टर्स गिवन होते हैं तो हम ट्रायंगल लॉ को एक ज्योमेट्री के अंदर फिट करते हैं जिसका नाम क्या है बेटे, पैरेललोग्राम। अब देखिए, क्या मैं इसको वेक्टर ए ट्रीट कर सकता हूं? जी बिल्कुल। क्या मैं इसको वेक्टर बी ट्रीट कर सकता हूं? जी बिल्कुल। क्या अब ये जिसको कि हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे, क्या ये डायगोनल को मैं ऑपोजिट ऑर्डर में इन दोनों का रिजल्टेंट लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं, विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सब बच्चों ने क्या सीखा मेरे ख्याल से? यहां वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या थे बेटे, दो लगातार साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की फॉर्म में थे। तब क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल को हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया तो इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या मिला बेटे, रिजल्टेंट मिला। यहां हम लोगों ने क्या सीखा, वेक्टर ए हमें ऐसे गिवन था, वेक्टर बी हमें ऐसे गिवन था, उनका शिफ्टिंग हमने किया और फिर हमने डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को क्या बनाया, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ये दोनों लॉ का जो प्रूफ है बेटे वो लगभग सेम है, वो सारा कुछ सेम है। तो मैं आपको इनमें से किसी एक का प्रूफ दे देता हूं और वो मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ दे देता हूं मैं आप लोगों को। आप अपने आप से ट्रायंगल लॉ का प्रूफ करिएगा, ठीक है? चलिए, मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या दे देता हूं बेटे, प्रूफ दे देता हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग कैसे वेक्टर गिवन होने चाहिए, हमें कोई इनिशियल वेक्टर्स गिवन होने चाहिए। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए क्या है बेटे, वेक्टर बी है। सबसे पहले इनके बीच का एंगल हमें क्या गिवन है, मान लीजिए एंगल थीटा गिवन है। तो क्या सीखा हम सब लोगों ने कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड। तो मान लीजिए मैंने वेक्टर बी को यहां से क्या कर लिया बेटे, यहां कहीं तक क्या कर लिया बेटे, इसको शिफ्ट कर लिया। देन इट इज ट्रीटेड एज वेक्टर बी। और वेक्टर ए पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। जी बिल्कुल। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बिल्कुल। लेट्स सपोज कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोई भी एंगल बना रहा है बेटे अल्फा, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब हम ए वेक्टर की जो लाइन है उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिया भाई हमने इसको, ठीक है। अब हम यहां से इस पॉइंट से क्या कर लेते हैं बेटे, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ किया भाई हम लोगों ने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया भाई, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो क्या ये एंगल भी थीटा है? जी हाँ बिल्कुल, ये एंगल थीटा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब हम इस ट्रायंगल में नाम दे लेते हैं पॉइंट्स को, और जो हम नाम दे रहे हैं पॉइंट्स को, मान लीजिए वो कुछ ऐसे दे रहे हैं। मान लीजिए ये P पॉइंट दे दिया मैंने, ये Q पॉइंट दे दिया, ये S दे दिया, और मान लीजिए बेटा मैंने ये क्या दे दिया, T दे दिया। मैंने R इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि R मैंने क्या लिखा हुआ बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या सब बच्चे देख पा रहे हैं कि P, S और T एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या बोल रहा हूं मैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल PST। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसमें लिखा कि PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस S
टी स्क्वायर, जी बिल्कुल। सबसे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को यहां कंफर्म कर दूं कि ये जो अभी मैंने काम करना शुरू किया है, ये किस चीज के लिए काम करना शुरू किया है, ये जो आर वेक्टर है आपका, इसका क्या फाइंड करना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तभी हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि आर एक वेक्टर है और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और ये जो मैंने अभी काम शुरू किया है ये किसके लिए है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए। जी बताइए, पीटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैं इसको आर वेक्टर बोल सकता हूं, आर वेक्टर का मैंने क्या लिख दिया, इसको मैग्नीट्यूड। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे यहां सबका। पीएस को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, पी क्यू प्लस क्यू एस होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको एस टी को एस टी रहने दूं, जी बिल्कुल रहने दें। क्या मैं इसको फिर से सुधार करके ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ए प्लस क्यू एस होल स्क्वायर प्लस एस टी होल स्क्वायर। क्या मैं इसको अपना इक्वेशन 1 मान लूं, क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक और छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, क्यू एस टी। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बेटे सब बच्चों को, क्यू एस टी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल क्यू एस टी में, इन ट्रायंगल क्यू एस टी, अगर मैं सबसे पहले क्या लिखूं बेटे, कोस थीटा लिखूं, क्या सब बच्चों को कोस थीटा पता है क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सब पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटे इस ट्रायंगल का, सब बच्चे देख पा रहे हैं, दैट इज क्यू एस, दैट इज क्यू एस। हाइपोटेन्यूज को क्या बेटे मैं सीधा डायरेक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है, जी बिल्कुल। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, क्यू एस का वैल्यू आ गया विच इज इक्वल्स टू कितना, बी कोस थीटा। सिमिलरली मैंने इस ट्रायंगल में बेटे क्या यूज किया, साइन थीटा। क्या साइन थीटा के बारे में सब बच्चों को पता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटे सब बच्चे बताएंगे, एस टी। हाइपोटेन्यूज अगेन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एस टी का वैल्यू मेरे पास यहां से आया कितना बेटे, बी साइन थीटा। आपके पास यहां क्यू एस का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, एस टी का वैल्यू आ गया। क्या ये दोनों वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया बेटे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू एस का वैल्यू बोलेंगे सब बच्चे वहां देख करके, विच इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस एस टी का वैल्यू बोलेंगे सब बच्चे वहां से, दैट इज बी साइन थीटा। क्या इसका होल स्क्वायर बना दे बेटे, आर स्क्वायर बराबर है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब बच्चों को आता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेटे, जी हाँ बिल्कुल। क्या आप यहां से इस टर्म से और इस टर्म से बी स्क्वायर को कॉमन ले पा रहे हैं, जी बिल्कुल ले पा रहे हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटे कॉमन आ गया, अंदर आया बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना बेटे 2ab कोस ऑफ थीटा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया बेटे 2ab कोस थीटा। क्या सब बच्चे यहां तक समझ गए हैं, जी बिल्कुल समझ चुके हैं। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। क्या आया बेटे हमारे पास लास्ट इक्वेशन, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। आप यहां ज्योमेट्री पे आइएगा, आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए या आर स्क्वायर का चाहिए, नहीं हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटे आर चाहिए। तो क्या इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इसी इक्वेशन को क्या लिखा होता है कई किताबों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा पूरे का पावर कितना बेटे 1/2। तो ये क्या आ गया बेटे हमारे पास, सब बच्चे जान पा रहे हैं, क्या ये आर वेक्टर का बेटे मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटे सब बच्चे बोल पाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या अब हमें, आप ध्यान से देखिएगा,
इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी जानना है। जी हाँ बिल्कुल, इसका डायरेक्शन जानना है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? अगेन लुक एट द राइट एंगल ट्रायंगल PST। अब हम किसके बारे में काम कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले सब लोग बताएंगे डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल PST में क्या फाइंड करेंगे बेटा? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा, थीटा कहने का मतलब मेरा अभिप्राय थीटा से नहीं है, थीटा यहाँ क्या हो गया है बेटे? अल्फा हो गया। सब बच्चे देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल से सब बच्चे देख पा रहे हैं। सब लोग मेरे को ट्रायंगल PST में tan अल्फा का वैल्यू बताएंगे। किसका वैल्यू बताएंगे? tan अल्फा का। tan क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब बच्चे बताएंगे परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल PST का? परपेंडिकुलर सब बच्चे देख पा रहे हैं क्या है बेटे? ST है। बेस क्या है बच्चे? PS है। तो क्या मैं इसके बेस को ऐसे लिख सकता हूं? PS को क्या लिख सकते हैं बेटे हम? PQ प्लस QS लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेटे? tan अल्फा का वैल्यू आ गया ST अपॉन PQ प्लस QS। क्या सब बच्चे वहां से ST का वैल्यू बता देंगे? जी हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच? B sin थीटा अपॉन PQ का वैल्यू कितना है बेटे? A। QS का वैल्यू कितना है? सब बच्चे वहां से बताएंगे, दैट इज B cos थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो डायरेक्शन दिया हमें वो किसने दिया बेटे? tan अल्फा ने। अब डायरेक्शन कंप्लीट जो है वो tan अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है या अल्फा? अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। तो हमें यहां से क्या फाइंड करना है बेटे? अल्फा फाइंड करना है। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटे? tan इनवर्स हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। ये क्या आ गया बेटे पास? बेटे आपके पास डायरेक्शन। क्या आ गया बेटे आपके पास? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आ गया बेटे आप सब लोग के पास? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या इस तरीके से आप सब लोग इसको कर पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। सब लोग इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग को आ जाएगा। ऐसे ही आपको सिमिलरली किसके लिए करना है ये काम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए करना है। मैंने आपको किसके लिए करके दिखाया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए काम करके दिखाया। तो हमारे पास 2 यूजफुल इक्वेशंस आए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दूसरा क्या आ गया बेटे हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बंद कर दो, बस शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं